गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हम पढ़ रहे थे हॉपकिंस को। हॉपकिंस जो हैं वो भी मॉडर्न पोएट में रहे हैं। और अब इसके बाद हम पढ़ेंगे W.B. यीट्स को। W.B. यीट्स का पूरा नाम है विलियम बटलर यीट्स, जो कि कहना चाहिए एक आयरिश पेंटर नेम्ड जॉन बटलर के पुत्र थे। W.B. Yeats was initiated into modern theosophy by a Brahmin, Mohini Chatterjee, whose teachings inspired several of his earlier poems। अर्थात ये जो मोहिनी चटर्जी थी, इनकी शिक्षाओं का प्रभाव हम यीट्स के काव्य में देख सकते हैं। He also made the acquaintance of the old Irish revolutionary John O'Deary, and under his influence he became an Irish nationalist, but his nationalism was only literary and artistic। One more influence is there, and the most important influence on W.B. Yeats, influence of French symbolists। देखिए मोहिनी चटर्जी का था, और अब ये देखिए फ्रेंच उसका है। ही वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू द फ्रेंच लिटरेचर बाय साइमन नामक व्यक्ति ने इनके सामने फ्रेंच लिटरेचर को प्रस्तुत किया। ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड, और ये जो W.B. यीट्स बहुत प्रभावित हो गया बाय द फ्रेंच सिम्बोलिस्ट, नाम है मेलर्मे के द्वारा। ये तो इसकी लिटरेरी बात हुई। अब हम देखें इसका व्यक्तिगत जीवन में क्या रहा। 2 women played an important part in the development of Yeats' genius। यीट्स की प्रतिभा को बढ़ाने में 2 जो महिलाएं नहीं, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट अदा किया। द फर्स्ट वाज मॉड गॉन नामक लेडी थी, द ऑर्फन डॉटर ऑफ एन एंग्लो आयरिश कर्नल। ये जो मॉडगॉन थी, ये एक अनाथ पुत्री थी एंग्लो आयरिश कर्नल की। द अदर लेडी, दूसरी जो थी वो ऑगस्टिया ग्रेगरी, जो कि इसकी पत्नी भी थी। द मिडिल एज्ड विडो, ये हालांकि अधेड़ उम्र की एक महिला विधवा थी। ऑफ ए ग्रेट लैंड लॉर्ड ऑनर, लेकिन जब ये विधवा हुई थी तो इनके पति जो थे इसके पहले, जिनकी ये विधवा थी, बहुत बड़े भूमालिक थे इन द वेस्ट ऑफ आयरलैंड के पश्चिमी तटों पर। थ्रू हर जेनेस्टी ही वॉज एबल टू। अब देखिए ये जो ग्रेगरी थी, इसके अंदर बहुत ही उदारता का भाव था, और इसकी उदारता के कारण ही ये जो W.B. यीट्स से इन्होंने अर्निंग हिज लाइफ बाय जर्नलिज्म में इन्होंने अपना जीवन यापन किया। यीट्स हैज़ बीन द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर। देखिए सब सर्वाधिक प्रभावशाली रहे सिंस ब्राउनिंग डाइड इन 1889 में। ब्राउनिंग की डेथ के बाद से सिर्फ W.B. यीट्स जो थे वही सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति रहे थे। ये तो हमने W.B. यीट्स का एक औपचारिक परिचय देखा है। अब हम देखेंगे बेटा कि मॉडर्न पोएट्री की हम बात कर रहे हैं ना, तो हम थोड़ा सा द मेन टेंडेंसीज ऑफ मॉडर्न पोएट्री स्टार्टिंग फ्रॉम 1880 से 1920 तक हम मान के चल रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो मॉडर्न एज रही, इसमें बेटा सबसे पहला जो पीरियड रहा, इसको हम कह सकते हैं ए
पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, संक्रमण काल रहा ये। संक्रमण काल क्या होता है, ट्रांजिशन पीरियड क्या होता है, जाने वाली जो बीत रही है उसका कुछ प्रभाव और कुछ नवीनता का प्रभाव दोनों जब मिश्रित होते हैं तो वो संक्रमित हो जाते हैं। पिछली एज से आने वाली जो एज है उनके दोनों के विचार जो हैं, आने वाली एज जो है वो पिछले विचारों से मिश्रित रहती है। दैट इज़ नोन एज संक्रमित, इन्फेक्शन, और दूसरे शब्दों में हम कहें ट्रांजिशन, परिवर्तन। द पीरियड अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 1880 to 1902 was the period of transition। लगभग 1880 से लेकर 1902 तक ट्रांजिशन पीरियड रहा, ड्यूरिंग विच, और उस दौरान द मेन स्ट्रीम वाज विक्टोरियन, जो प्रमुख धारा चली आ रही थी वो थी विक्टोरियन एज की, बट इट वाज क्रॉस्ड बाय मॉडर्न करंट। लेकिन ये जो विक्टोरियन एज चल रही थी अब इसको आधुनिक युग ने थोड़ा सा काटना छांटना पार करना शुरू किया। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, संक्रमण के इस काल के दौरान, दैट द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पोएट्री वर लेड। ध्यान दीजिएगा, आधुनिक काव्य की जो नींव थी वो रख दी गई। दिस फर्स्ट बिकम ऑब्वियस आफ्टर रीडिंग द वर्क ऑफ फेटिग्लेड एंड स्वाइनबर्न। दो कवि जो हैं उनकी रचनाओं से हमें आधुनिक युग की शुरुआत का आभास हो जाता है, और वो कवि हैं फिट्ज़gerald एंड स्वाइनबर्न, बोथ ऑफ whom वर रिबेल्स। हालांकि दोनों प्रतिद्वंदी रहे हैं। ऑन वन इन हिज मेलनकली, एक विषाद को मानने वाला था, वाइल द अदर इन हिज पैगन एनिमलिटी, और जो दूसरा था वो अपनी पैगन एनिमलिटी पे था। अब ये तो हुई संक्रमण काल। दूसरी जब हम विशेषता देखते हैं, द डेकेडेंस ऑफ द आर्ट फॉर आर्ट्स सेक स्कूल। हमने देखा था कि उस समय आर्ट फॉर आर्ट स्कूल का प्रचलन चल रहा था, बट द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ स्वाइनबर्न एंड द फ्रेंच सिम्बोलिस्ट। हॉपकिंस, acclaimed as the first of the moderns, was dead in 1889, जिसको हम आधुनिक फर्स्ट कवि मानते हैं, उसकी भी 1889 में मृत्यु हो गई। एंड हार्डी एडॉप्टेड पैटर्न ऑफ द मॉडर्न्स। उसके बाद थॉमस हार्डी ने आधुनिकों के इस पैटर्न को या संरक्षकता उसके हाथ में आ गई, हार्डी के। ओन्ड हार्डली एनीथिंग टू विक्टोरियन ट्रेडिशन। अब उसने कुछ भी, जो मुश्किल से ही कोई युक्ति जो कि विक्टोरियन एज में चल रही थी उसका उसने अपने काव्य में उपयोग किया, हार्डली। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद क्या होता है, द एडवर्डियंस एंड द जॉर्जियंस। द एडवर्डियंस एंड द जॉर्जियंस हैड स्टार्टेड टू सीक न्यू वेज ऑफ एक्सप्रेशन। अब ये जो एडवर्डियन और ये जॉर्जियन थे, इन्होंने अब अपनी अभिव्यक्ति के लिए कुछ नए साधन ढूंढने तलाश करने शुरू कर दिए। दो दे कुड नॉट गो फर्दर देन अवॉइडिंग यूटिलिटेरियन डायरेक्शन। हालांकि उन्होंने उपयोगितावाद की जो डिक्शन थी उसको नहीं छोड़ा था। द नोटेबल जॉर्जियंस, प्रसिद्ध जो जॉर्जियंस थे वो बॉटमली, गिब्बन, डेविस एटसेट्रा। मार्स मेयर्स वर modern in the limited sense of poets who showed either marked realism like Mansfield की आपने स्टोरी पढ़ी थी सेकेंड ईयर में, और had the light texture of Bottomley. The Georgians were modern but not modernist. आधुनिक तो थे लेकिन आधुनिकवादी नहीं थे, as it is a term रिजर्व्ड फॉर दोज, क्योंकि ये जो शब्द है, ये जो युक्ति है वो आरक्षित थी ऑफ द पोएट्स, उन कवियों के लिए ऑफ यंगर जनरेशन, जो छोटी पीढ़ी के थे थोड़ी, हु वर एंटी रोमांटिक इन स्पिरिट, जो आत्मा से
रोमांटिक काव्य के विरुद्ध थे एंड डेडली अगेंस्ट द विक्टोरियन डिक्शन और विक्टोरियन शैली के बहुत विरोधी थे। दे प्रोफेस्ड स्टर्न रियलिज्म, वो एक कठोर यथार्थवाद में विश्वास किया करते थे एंड इंसिस्टेड ऑन कॉमन स्पीच, और उन्होंने भी एक सामान्य स्पीच पर दबाव डाला था। इसके बाद देखिए द लीडर ऑफ द मॉडर्निस्ट स्कूल, एक मॉडर्निस्ट स्कूल आया, उनके लीडर कौन रहे? द लीडर्स ऑफ मॉडर्निस्ट स्कूल वर टू अमेरिकन्स। अब अमेरिका का प्रभाव हमारे साहित्य में दिखाई दे रहा है। प्राउड एंड इलियट, हु वर एंटी रोमांटिक, जो कि रोमांटिक के बिल्कुल विरुद्ध थे। इन देयर स्पिरिट एंड न्यू इंस्पिरेशन, अपनी आत्मा से, एंड ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम द सिम्बोलिस्ट्स, इन्होंने छायावादियों से, प्रतीकवादियों से अपने प्रेरणा ली। द सिम्बोलिस्ट हैड फेथ इन डायरेक्ट स्टेटमेंट, वो प्रत्यक्ष कथन में विश्वास किया करते थे एज अपोज टू डायरेक्ट स्टेटमेंट, एंड ऑल्सो इन फ्री एसोसिएशन ऑफ आइडिया एज अपोज टू लॉजिकल सीक्वेंस। Beside these, they also used certain objects as symbol. उन्होंने कुछ चीज़ों का प्रयोग किया सिंबल के रूप में टू कन्वे देयर मीनिंग टू द रीडर्स, पाठकों को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए। नॉट ओनली दिस, इतना ही नहीं, दे ऑल्सो बोरोड देयर इन्वेंशन, उन्होंने अपनी खोज को भी उधार लिया और फ्री वर्स के रूप में फ्रॉम द सिम्बोलिस्ट से। इसके बाद बेटा देखिए इमेजिज्म एंड द इमेजिस्ट्स, बिंबवाद आ गया, प्रतीकवाद के बाद आता है बिंबवाद। द इमेजिज्म ऑफ पॉन्ड वॉज डिराइव्ड फ्रॉम सिम्बोलिस्ट, प्रतीकवाद से ही बिंबवाद लिया गया। इमेजिज्म इंसिस्टेड ऑन क्लियर कट इमेज ऑफ सेंस परसेप्शन, हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो ग्रहणता है, उससे साफ इमेज, बिंब लेने पर ये लोग आग्रह करते थे। पर्टिकुलरली विजुअल परसेप्शंस, विशिष्ट रूप से जो हमारे सामने ग्राहिता है उसको लेने में विश्वास करते थे। विदाउट एनी रोमांटिक एम्बिग्यूटी अबाउट देम, बिना किसी रोमांटिक अस्पष्टता के। इट ऑल्सो रिजेक्टेड थॉट एंड रिफ्लेक्शन, उन्होंने जो इमेजिज्म था उन्होंने रिजेक्ट कर दिए विचारों को और प्रतिबिंबों को। पॉन्ड्स इमेजिस्ट एंथोलॉजी वाज पब्लिश्ड, पॉन्ड्स इमेजिस्ट हैं, उनका जो संग्रह था वो प्रकाशित हुआ 1914 में, विश्व युद्ध के समय। बट इन स्पाइट ऑफ हैविंग बीन सपोर्टेड बाय इलियट, लेकिन इस चीज़ का इलियट के समर्थन के बावजूद भी एंड एडिथ सिटवॉल के समर्थन के बाद भी इमेजिज्म हैड ओनली ए शॉर्ट वीक, हल्का फुल्का धुंधला ये चलता रहा। एक्सेप्ट इन रिजेक्टिंग थॉट, सिवाय विचारों को नकारने के, इमेजिज्म हार्डली डायरेक्टेड या हार्डली डिफर्ड इन एनी अदर क्वालिटीज़, मुश्किल से ही ये भिन्न थी दूसरे गुणों से, फ्रॉम अदर गुड पोइट्री, दूसरे अच्छे काव्यों से। एंड थ्रू द एलिमिनेशन ऑफ थॉट, और फिर विचार जो हैं उनके निष्कासन के द्वारा, इट डिजेनरेटेड टू स्टेरिलिटी, उसने तो बिल्कुल सूखापन संचालित कर दिया, बिल्कुल सूख गई है। एक्चुअली स्पीकिंग पॉन्ड्स इमेज पोइट्री, वास्तव में यदि हम पॉन्ड्स की बिंबवादी काव्य की बात करें टू इज़ नॉट टोटली विदाउट थॉट, लेकिन वो भी पूर्ण रूप से विचार का नहीं था, क्योंकि उसमें तो कह रहे हैं विचार ही नहीं है, सिर्फ बिंब है। ही सीम्स टू हैव रियलाइज्ड द इम्प्रैक्टिकलिटी ऑफ द थ्योरी, ऐसा लगता है वो खुद भी इस सिद्धांत के प्रति कुछ अव्यावहारिकता महसूस करती रही। एंड टू हैव अबंडन्ड इट, और बहुत ज़्यादा इसने इसको महसूस भी किया। मशरूम ग्रोथ ऑफ वॉर पोइट्री, देखिए मॉडर्न पोइट्री के अंदर विशाल वार पोइट्री आई। देन ब्रोक द वार, जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, एंड देयर वाज ए मशरूम ग्रोथ ऑफ वार पोइट्री, और बहुत अत्यधिक वार पोइट्री आई। दो मोस्ट ऑफ इट वाज क्वाइट अनइम्पॉर्टेंट, यद्यपि इनमें से अधिकांश जो काव्य था वो महत्वहीन का था, उसका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं था। लेकिन
दो मोस्ट ऑफ इट वॉज क्वाइट अनइम्पॉर्टेंट एंड सून फॉरगोटन, और उसको फिर जल्दी भुला दिया भी गया, एक्सेप्टिंग ऑफ कोर्स द पोएम्स ऑफ सीजन्स। अब यहाँ देखिए, इसके अलावा सीजन्स की जो कविताएं हैं उनको स्वीकार किया गया युद्ध के काव्य में। एंड वेलफेड ओन्स, और उसकी वेलफेड ओन्स हु वॉज किल्ड इन वार 1918, जो कि युद्ध में मारा गया था 1918 में। हिज स्ट्रेंज मीटिंग बिटवीन टू डेड सोल्जर्स, तभी उसकी दो मृत सैनिकों के बीच मुलाकात हुई। सिम्बोलाइजिंग द टू साइड्स, वो दो सोल्जर्स जो दोनों पक्ष का प्रतीक हैं, इज़ द मोस्ट ट्रेजिक पोएम, और ये सर्वाधिक दुखद कविता थी ऑफ द कंटेम्प्रेरी पीरियड, उस समय की। इंग्लिश लिटरेचर रिटन अंडर द शेडो ऑफ वॉर, अब इंग्लिश लिटरेचर में भी उस समय जो काव्य लिखा गया था वो प्रमुखतः अपन कहें कि युद्ध की छत्र छाया में लिखा गया था। तो देखिए, द वॉर हैड इंट्रोड्यूस्ड ए मूड ऑफ डिप्रेशन, युद्ध ने जो है डिप्रेशन, निराशावाद की स्थिति बनाई, और फीलिंग अगेंस्ट यूरोपियन सिविलाइजेशन, और भावनाएं यूरोपियन सभ्यता के विरुद्ध हो गई। अंडर द शेडो ऑफ वार, इसी युद्ध के दौरान वर पब्लिश्ड इलियट्स सटायरिकल पोएम्स, अब इलियट की व्यंग्यात्मक कविताएं आने लगी, एंड टाइटल्ड प्रूफ्रॉक्स एंड अदर ऑब्जर्वेशंस। हॉपकिंस पोएम्स वर पब्लिश्ड इन 1918, हॉपकिंस की कविताएं जो थी वो 1918 में आई, वाइल ओन्स पोएम इन 1920, जबकि ओन की जो कविताएं आई 1920 में आई। द पोएम एग्जिबिट्स द स्पिरिट ऑफ मॉडर्न पोइट्री, ये दोनों कवियों की जो कविताएं आईं वो एक तरह से आधुनिक काव्य का प्रदर्शन करती हुई थी। दिस स्पिरिट वाज फर्दर एलोब्रेटेड, बाद में इसी भावना को बढ़ा चढ़ा के बताया गया इन द न्यू क्रिटिसिज्म, नए आलोचनावाद के रूप में, ऑफ इलियट, ध्यान दीजिएगा, रिचार्ड्स एंड लेविस इन इलियट्स सैक्रेड वुड, इलियट ने लिखी थी 1920 में। एज ऑल्सो इन द पीरियोडिकल, और कुछ पीरियोडिकल भी आए, द क्राइटेरियन इन रिचार्ड्स प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिसिज्म, ये भी रिचार्ड के प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिसिज्म में प्रकाशित हुआ, एंड लेविस पीरियोडिकल सिक्योरिटी, और लेविस का जो पीरियोडिकल था सिक्योरिटी, उसमें ये प्रकाशित हुए। अब यदि हम देखें मॉडर्न पोएट्री की, पोएट्री फ्रॉम 1920 से लेकर 1930 तक जो हम काव्य देखेंगे, द एडवेंट ऑफ मॉडर्न पोएट्री वाज साउंडेड बाय इलियट्स वेस्टलैंड, जो आधुनिक कविता थी वो हमें उसकी खोज जो थी प्रतीत होने लग गई थी इलियट के वेस्टलैंड के साथ इन 1922 में, विच इज़ एज सिग्निफिकेंट ए लैंडमार्क इन इंग्लिश पोइट्री, जो कि अंग्रेजी साहित्य के काव्य में उतनी ही प्रसिद्ध है एज द लिरिकल बैलेड ऑफ वर्ड्सवर्थ, जितनी की वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलेड, दोनों की तुलना किस संबंध में की गई है, दोनों की प्रसिद्धि के लिए। लिरिकल बैलेड जो था वो, उसके साथ तो रोमांटिसिज्म स्टार्ट हुआ था, और इलियट के वेस्टलैंड के साथ मॉडर्न काव्य जो है वो स्टार्ट हुआ था। इन इट इलियट एम्प्लॉयज ऑल हिज रिसोर्सेज ऑफ विट, आयरनी एंड पैथोस। देखिए, अपनी इस रचना में यानी कि वेस्टलैंड में उसने अपने सभी संसाधनों का प्रयोग किया, बुद्धिमानी, आयरनी एंड पैथोस, टू प्रेजेंट ए फियरफुल पिक्चर ऑफ द डिकेड सिविलाइजेशन ऑफ यूरोप। यूरोप की विनाश होती हुई जो सभ्यता थी उसकी एक डरावना दृश्य इस काव्य में यानी वेस्टलैंड में प्रस्तुत किया गया। दो इट्स सिम्बोलिस्ट टेक्निक, हालांकि इसके अंदर पूर्ण रूप से उसने प्रतीकवादी तकनीकी का प्रयोग किया है, एल्यूजन्स का प्रयोग किया है, मेक इट क्वाइट ए हार्ड रीडिंग, और इन दोनों चीज़ों ने इस काव्य को काफ़ी पढ़ने में कठिन बना दिया।
द वेस्टलैंड नॉनदलेस कंटेन्स ग्लिम्स ऑफ होप ऑफ सॉल्वेशन। लेकिन फिर भी इस वेस्टलैंड के अंदर हमें एक मुक्ति की आशा की चमक दिखाई देने लगी। द प्रोसेस ऑफ विच सॉल्वेशन हैज़ बिन वर्कड आउट। अब ये जो हमारा मुक्ति की प्रक्रिया थी वो सुचारू रूप से चालू हो गई एज वेडनेसडे 1930 में। एंड द 4 क्वार्टर्स ये भी लिखी गई 1944, उसमें भी हमें दिखाई दिया ये चीज़। द रिजल्ट इज़ दैट, अब परिणाम ये होके आया कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए प्रोमिनेंट मॉडर्निस्ट, एक प्रमुख आधुनिकवादी होने के बावजूद भी हर पोएट्री वॉन्ट्स कन्विक्शंस, उसके काव्य के अंदर कुछ परंपराओं की कमी रही थी। इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बताएंगे और उसमें बताएंगे प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्निस्ट पोएट्री।